हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 16 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में, इसमें हम नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि न्यूज़ में होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं और स्पोर्ट्स न्यूज़ पर भी डिस्कशन करते हैं। ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, ये आपके लिए एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। इसमें हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है, उसके बारे में। लोनार लेक इन महाराष्ट्र सेलेक्टेड अंडर रामसर साइट। तो लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र से है और उसके अलावा एक और लेक जो कि यूपी से है, इन दो लेक्स को रामसर साइट के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि रामसर साइट होती क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, और इसके साथ ही ये जो दो साइट्स भारत से सेलेक्ट की गई है इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अर्थात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि महाराष्ट्र में जो लोनार झील है और उत्तर प्रदेश में जो सुर सरोवर झील है उसको रामसर स्थलों में जोड़ा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट लोनार लेक इन महाराष्ट्र एंड सुर सरोवर लेक इन उत्तर प्रदेश हैज बीन एडेड टू द रामसर साइट्स। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, वो अनाउंस करती है और उसके तहत इन्होंने अपनी वेबसाइट में लोनार लेक को रामसर साइट के रूप में अनाउंस किया है। अगर हम लोनार लेक के बारे में देखें तो महाराष्ट्र से तो लोनार लेक जो है वो महाराष्ट्र में है और ये जो लोनार लेक है ये महाराष्ट्र से दूसरी रामसर साइट बन गई है। इससे पहले महाराष्ट्र से नंदूर मधमेश्वर जो कि नासिक में है उसे भी रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोनार लेक अर्थात लोनार झील के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो लोनार झील है, इट इज क्रिएटेड बाय एस्ट्रॉइड कॉलिजन ड्यूरिंग पैलेस्टोसीन एपॉक अर्थात इसका निर्माण जो है वो पैलेस्टोसीन एपॉक के दौरान शुद्र ग्रह की टक्कर से हुआ है। अर्थात एक एस्ट्रॉइड जब धरती से आकर टकराया था तो उस समय इस झील का निर्माण हुआ था। द क्रेटर सिट्स इनसाइड द डक्कन ट्रैप्स ऑफ डक्कन प्लेटो। इसके अलावा अगर हम लोनार झील के से संबंधित कुछ फाइंडिंग्स के बारे में बात करें, वहां पर हुई कुछ रिसर्च के बारे में बात करें तो 2016 में आईआईटी बॉम्बे जो है वहां के रिसर्चर्स ने ये पता लगाया था कि लोनार झील में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो जो मून पर अर्थात जो चंद्रमा पर मिनरल अर्थात खनिज पाए जाते हैं उनसे काफी समानता रखते हैं। इसके अलावा 2007 में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाज डिस्कवर्ड इन द लेक। जो लोनार लेक है, लोनार झील है, उसका कलर यूजुअली ग्रीन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लोनार झील का जो रंग है वो हरा क्यों है, तो वो है साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण। लेकिन हाल ही में जून 2020 में ये देखा गया कि लोनार झील जो है उसका रंग पिंक हो गया, गुलाबी हो गया। बाद में ये पाया गया कि ये जो रंग परिवर्तन हुआ लोनार झील का, ये हुआ था सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया की प्रेजेंस के कारण। ये जो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है इन्हें बोला जाता है हेलो एक्रिया और हेलोफिलिक एक्रिया। इनकी उपस्थिति के कारण लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया था। ये जो बैक्टीरिया है ये एसोसिएटेड है हाई सैलिनिटी से, अर्थात ये जो बैक्टीरिया है ये उच्च लवणता से संबंधित है। जो पिंक कलर है लोनार झील का वो परमानेंट नहीं है, कुछ साइंटिस्ट ने बताया और उनके द्वारा ये बोला गया कि जब ये बैक्टीरिया से रिलेटेड जो बायोमास है जब ये नीचे जाएगा लेक में, उसके बाद में लोनार झील का जो कलर है वो पुनः पहले की तरह हो जाएगा और वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके बाद में एक और झील है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और वो है सुर सरोवर लेक। सुर सरोवर लेक को कीथम लेक भी कहा जाता है। ये जो झील है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये है उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो ये जो झील है यहाँ पर 106 से भी ज्यादा स्पीशीज है माइग्रेटरी बर्ड्स की। सुर सरोवर झील में 106 से भी अधिक प्रवासी पक्षी आराम करते हैं और ये जो झील का पानी है ये आगरा नहर से प्राप्त होता है। ये जो
नहर है ये दिल्ली में यमुना नदी पर ओखला बैराज से निकलती है। आपको ध्यान रखना है कीथल लेक के बारे में। अब हम यहाँ पर रामसर साइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो रामसर साइट होती है, जैसे अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र से एक साइट को और यूपी से एक साइट को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये जो रामसर साइट होती है ये वेटलैंड साइट होती है जिन्हें डेजिग्नेट किया जाता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। अर्थात ये जो रामसर साइट होती है ये ऐसी वेटलैंड साइट्स होती है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की साइट्स बोला जाता है रामसर कन्वेंशन के अंदर। ये जो रामसर कन्वेंशन है इसमें ये जो रामसर नाम है ये रामसर सिटी से आया है जो कि ईरान में स्थित है, और इसी जगह ये जो रामसर कन्वेंशन से संबंधित ट्रीटी है उसे साइन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो रामसर कन्वेंशन है वो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जानी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है रामसर कन्वेंशन क्या है तो वो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, और ये एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है जिसे 1971 में यूनेस्को के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, लेकिन ये लागू हुई थी 1975 में। इट केम इनटू फोर्स इन 1975। तो ये सन भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम टू कम अप इन मैसूरू कर्नाटक। तो भारत का जो पहला सैंडलवुड म्यूजियम होगा, भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय होगा वो मैसूर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? अशोकपुरम में। मैसूर में अशोकपुरम में इस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। ये जो म्यूजियम है इसे स्थापित किया जा रहा है रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, अर्थात इसकी स्थापना की जा रही है क्षेत्रीय वन विभाग के द्वारा। अब इसकी स्थापना क्यों की जा रही है? इसकी स्थापना इसलिए की जा रही है ताकि किसानों को शिक्षित किया जा सके चंदन की खेती के महत्व के बारे में। इट इज एस्टैब्लिश्ड टू एजुकेट फार्मर्स अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सैंडलवुड। ये जो संग्रहालय होगा ये चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली जो तकनीकी सहायता है अर्थात जो टेक्निकल सपोर्ट है उसके बारे में बताएगा। इसके साथ ही ये सैपलिंग की अवेलेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अर्थात पौधे की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगा। साथ ही ये विपणन सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। पेस्ट कंट्रोल मेजर जो है अर्थात कीट नियंत्रण से संबंधित जो उपाय हैं उनके बारे में बताएगा। साथ ही ये कुछ इंसेंटिव्स देगा और सैंडलवुड ग्रोअर्स जो हैं उनको स्कीम प्रोवाइड करेगा, अर्थात जो चंदन का उत्पादक करने वाले हैं उनके लिए ये प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। तो इस तरीके से चंदन से संबंधित पहला संग्रहालय बनाया जा रहा है मैसूर कर्नाटक में, किसानों को चंदन की खेती के महत्व के बारे में बताने के लिए और उन्हें ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन जो है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले। इसमें हमारा टॉपिक है 17 एशियान इंडिया समिट। तो यहाँ पर हम आसियान के बारे में चर्चा करेंगे और इस समिट में क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया 17th आसियान इंडिया समिट में अर्थात 17वें आसियान भारत सम्मेलन में, और इसके तहत इन्हें इनविटेशन मिला था जो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? गुयेन जुआन फुच, इनके द्वारा इन्हें इनविटेशन मिला था। जो वियतनाम है वो अभी करंट चेयर है आसियान की और उनके द्वारा इन्हें इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन मिला था। ये जो समिट है इसका फोकस था ऑन मेजर टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक टर्मोइल ट्रिगर्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक, अर्थात कोविड-19 महामारी से जो आर्थिक उथल-पुथल हुई है उससे उबरने के लिए जिन उपायों की आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित था इस समिट का, और इसके लिए जो वे फॉरवर्ड की आवश्यकता है, जो स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित था इस समिट का। ये जो समिट है इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुई थी और इसके तहत भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड जो है उसमें $1 मिलियन देने की घोषणा की है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ $1 मिलियन टू कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड। तो आपको ध्यान रखना है कितने डॉलर का? $1 मिलियन का, किसमें? कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में भारत के द्वारा ये घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो 10 आसियान देश हैं उनके द्वारा वेलकम किया गया अडॉप्शन ऑफ न्यू आसियान इंडियन प्लान ऑफ एक्शन फॉर 2001 टू 2025 एट द कंक्लूजन ऑफ द समिट। तो अब हम यहाँ पर अगर आसियान देशों के बारे में बात करें और आसियान के बारे में कुछ बात करें तो आसियान क्या है? आसियान एक क्षेत्रीय समूह है जो कि
आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इट इज अ रीजनल ग्रुपिंग दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। आसियान जो है उसे स्टैब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में। आपको ध्यान रखना है, बैंकॉक, थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। और इसकी स्थापना के लिए जो डिक्लेरेशन साइन हुई थी, आसियान डिक्लेरेशन, वो है बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, आपको 4 अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आसियान से संबंधित है। और इसके तहत जो फाउंडिंग फादर थे आसियान के, अर्थात जो इसके संस्थापक देश थे, उनके द्वारा इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। तो संस्थापक देश कौन कौन से थे आसियान के? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 आसियान के संस्थापक देश थे। लेकिन उसके बाद अब जो है आसियान 10 देशों का समूह है। और ये 10 देश कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अर्थात इन 5 देशों के बाद में 5 देश जो है वो इसमें और जुड़ गए। ये आप मैप में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो है वो भी आसियान से ही संबंधित है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया आसियान समिट हुई थी वो 17th इंडिया आसियान समिट थी। और यहाँ पर हम जो एशियन समिट की बात कर रहे हैं, ये 37th एशियन समिट है। मेगा ट्रेड ब्लॉक RCEP टेक्स ऑफ। तो जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वो जो कि एक मेगा ट्रेड ब्लॉक है जिसमें कि 15 देश आते हैं, वो एग्जिस्टेंस में आया है संडे को। और ये जो एग्रीमेंट है इसे साइन किया गया था ऑन दी साइडलाइंस ऑफ 37th एशियन समिट, अर्थात 37वें एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर हम बात करें RCEP की, तो इसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जो है वो आती है, जो कि आसियान देश हैं। और इसके अलावा 5 देश और आते हैं, अर्थात 10+5। तो 10 आसियान कंट्री के बारे में हमने बात करी थी अभी। और उसके अलावा 5 देश और जिनके द्वारा RCEP साइन किया गया है वो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत इससे अलग है। और ये जो RCEP है जिसे 15 देशों के द्वारा साइन किया गया है, अब ये एक मेगा ट्रेड ब्लॉक बन जाएगा। और ये जो मेगा ट्रेड ब्लॉक है ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है जो कि कॉमर्स को बढ़ावा देगा, जो कि वाणिज्य को बढ़ावा देगा। एशिया पैसिफिक का जो रीजन है, एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है, उसमें फैले सदस्यों के बीच में। इसके अलावा अगर हम इस एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो ये एग्रीमेंट जो है वो चाइना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होगा कि चीन को जापान और साउथ कोरिया के जो मार्केट है वहां पर स्थान मिल जाएगा, वहां तक इसकी पहुंच बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत के बारे में हमने बात करी कि भारत के द्वारा RCEP की जो नेगोशिएशन है उसे लास्ट नवंबर, पिछले नवंबर ही समाप्त कर दिया था। और भारत इस RCEP का अभी हिस्सा नहीं है। हालांकि अगर भारत चाहे तो उसके लिए RCEP के दरवाजे अभी भी खुले हैं। और भारत जो है वो RCEP हस्ताक्षरकर्ता राज्य जो हैं उनके समझौते की डिपॉजिटरी को समझौते के रूप में स्वीकार करने का जो अपना इरादा है उसे लिखित रूप में भारत द्वारा अनुरोध करने पर किसी भी समय भारत इसके संबंध में बातचीत शुरू कर सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। इसमें आज हम चर्चा करेंगे सुमित्रा चटर्जी के बारे में। सुमित्रा चटर्जी जो कि एक महान बंगाली अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था 1935 में और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कोविड-19 पॉजिटिव थे। अगर हम यहाँ पर सौमित्रा चटर्जी के बारे में बात करें तो ये लीजेंडरी बंगाली एक्टर थे, ये महान बंगाली अभिनेता थे। और इसके साथ ही इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है उससे भी सम्मानित किया गया था। इनकी उम्र 85 वर्ष थी और अब इनका निधन हो गया है। इन्हें मुख्य रूप से जाना जाता था ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के साथ में उनके द्वारा जो सहयोग किया गया था उससे, जिसमें सत्यजीत रे के साथ में उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया था। सत्यजीत रे के साथ में चटर्जी के द्वारा जिन फिल्मों में काम किया गया और जिन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, अर्थात जिन्हें वैश्विक मान्यता मिली, अगर हम उन फिल्मों के बारे में चर्चा करें तो उसमें था अपूर्व संसार। अपूर्व संसार जो है द वर्ल्ड
ऑफ अपू, वो जो सत्यजीत रे जो कि डायरेक्टर थे, उनकी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अपू ट्रायलॉजी थी उसका थर्ड पार्ट था। इसके अलावा चारुलता, अरण्येर दिन रात्रि, घारे बैरे, गणसूत्र, ये कुछ दूसरी फिल्में थी जिनमें चैटर्जी के द्वारा सत्यजीत रे के साथ में कार्य किया गया था। इसके अलावा चैटर्जी को देश और विदेश में अर्थात नेशनली और इंटरनेशनली कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अगर हम इनके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों के बारे में बात करें तो भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था पद्म भूषण पुरस्कार से सन 2004 में। इसके अलावा इन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है 2012 में, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में भारत का हाईएस्ट अवार्ड है। इसके साथ ही चैटर्जी जो है वो फर्स्ट इंडियन फिल्म पर्सनालिटी बने जिन्हें की फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिला था जो आर्टिस्ट के लिए है। अर्थात सौमित्र जो हैं वो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय फिल्म व्यक्तित्व बने थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। अगला सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। और इसमें हमारी न्यूज है ड्राफ्ट रूल्स अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी रिलीज्ड। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अर्थात श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 के लिए संहिता के लिए मसौदा नियम जारी किया है। इट हैज रिलीज्ड ड्राफ्ट रूल फॉर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो अगर हम शॉर्ट में इन ड्राफ्ट रूल्स के बारे में बात करें तो ये जो ड्राफ्ट रूल है इन्हें लिंक किया गया है उन प्रोविजन से जो कि रिलेटेड है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ईपीएफओ से, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अर्थात ईएसआईसी से, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, इसके अलावा गिग वर्कर्स से और प्लेटफॉर्म वर्कर्स से। ये जो ड्राफ्ट रूल है दिस प्रोवाइड फॉर Aadhaar based registration including self registration by unorganized worker, gig worker, प्लेटफॉर्म वर्कर ऑन द पोर्टल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अर्थात केंद्रीय सरकार का जो पोर्टल है उसमें इस ड्राफ्ट रूल के तहत आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके द्वारा भी। इसके अलावा किसी भी तरीके का जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की स्कीम होती है उसका फायदा उठाने के लिए इस कोड के अंतर्गत ये बोला गया है कि ये जो भी वर्कर होंगे इनको एक पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इस पोर्टल पर रजिस्टर किए बिना कोई भी एम्प्लॉय जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेगा, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉय हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय हो। इसके साथ ही इस कोड में ये बोला गया है कि जब एक कोई कार्यकर्ता होता है, एक जो वर्कर होता है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो उन राज्यों में लाभ प्राप्त करने का वो हकदार होगा जहां पर वो वर्तमान में काम कर रहा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राजस्थान से गुजरात जा रहा है काम करने के लिए, तो वो व्यक्ति जो है वो वर्तमान में जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वहां पर ही वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो प्राप्त करेगा। और जो बिल्डिंग वर्कर वेलफेयर बोर्ड है वो सुनिश्चित करेगा कि ये जो माइग्रेंट वर्कर है इन्हें ये बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो कोविड-19 महामारी के समय में हमने ये देखा कि जो माइग्रेंट वर्कर है उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हुई है और उसके चलते ये जो कोड लाया गया है वो उनके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है बुक्स एंड अवार्ड्स, और इसमें हम अवार्ड के बारे में आज एक चर्चा करेंगे और वो अवार्ड है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020। तो बांग्लादेश के एक टीनेजर को ये इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 मिला है। इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। बांग्लादेश के साहात रहमान इन्हें मिला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जो कि एक काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 ये जो अवार्ड है ये दिया गया है 17 साल के सदत को मलाला यूसुफजई के द्वारा। मलाला यूसुफजई जो है वो नोबेल पीस प्राइज की विजेता रही है। तो अगर हम यहाँ पर मलाला यूसुफजई के बारे में बात करें तो मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट हैं और उन्हें तालिबान के एक गनमैन के द्वारा शूट किया गया था 2012 में जब उनके द्वारा गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर काम किया जा रहा था। और इसके बाद भी उन्होंने जेंडर राइट को लेकर और गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर अपना कार्य चालू रखा। मलाला के द्वारा एक मलाला फंड भी बनाया गया है जो कि एक एनजीओ है जो कि यंग गर्ल को स्कूल ले जाने में मदद करता है। इसके साथ ही इनके द्वारा एक बुक को को-ऑथर किया गया है जिस बुक का नाम है आई एम मलाला। मलाला के सम्मान में ही मलाला डे मनाया
जाता है, मलाला डे मनाया जाता है 12 जुलाई को हर वर्ष, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑनर द राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अर्थात महिलाओं के और बच्चों के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए पूरे विश्व में 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है। इसके अलावा मलाला के बारे में अगर हम बात करें तो मलाला ने 2009 में बीसीसी के लिए लिखना प्रारंभ किया था। साथ ही मलाला जो है उनके द्वारा प्राप्त अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो हमने यहाँ पर देखा कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है। नोबेल पीस प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था 2014 में, और उस समय ये यंगेस्ट रिसिप्टेंट बन गई थी नोबेल पीस प्राइज की। जब इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला तब इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी, मलाला यूसुफजई की। अब इन्हीं मलाला यूसुफजई के द्वारा सदत रहमान को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 दिया है। ये पीस प्राइज दिया गया था 13 नवंबर 2020 को ड्यूरिंग अ सेरेमनी इन नीदरलैंड, और इन्हें सेलेक्ट किया गया था 142 एप्लीकेंट्स में से, जो कि 42 देशों में से आए थे। इन्हें अवार्ड क्यों मिला है? तो इन्हें अवार्ड मिला है फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन सेटिंग अप हिज सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोबाइल ऐप साइबर टीन्स। इनके द्वारा एक साइबर टीन नाम का मोबाइल ऐप बनाया गया है ताकि साइबर बुलिंग जो होती है उसे रोका जा सके, और साथ ही इनके द्वारा जो सामाजिक संगठन बनाया गया है उसके लिए इन्हें इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 मिला है। यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसे प्रतिवर्ष दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार की एक संस्था है अर्थात इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है किड्स राइट, जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड बेस्ड है। उनके द्वारा ये हर वर्ष दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। ये जो प्रेस्टिजियस प्राइज है इसे एनुअली दिया जाता है उन बच्चों को जिनके द्वारा एक स्पेशल एफर्ट किया गया है टू प्रमोट चिल्ड्रंस राइट एंड बेटर द सिचुएशन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स न्यूज अर्थात खेल समाचार। इसमें हम बात करेंगे हैमिल्टन के बारे में। हैमिल्टन विंस 7th फार्मूला 1 चैंपियनशिप। मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन ने अपने शानदार प्रदर्शन से टर्की ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है और ये उनकी सीजन की 10वीं जीत है। हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को बराबरी करने के लिए अपने करियर का 7वां ड्राइवर खिताब जीता है और हैमिल्टन ने सर्जियो पेरेस को 25 सेकंड से अधिक समय से हराया है। तो आपको ध्यान रखना है लुइस हैमिल्टन ने जीता है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे नेशनल प्रेस डे के बारे में। नेशनल प्रेस डे एवरी ईयर मनाया जाता है 16 नवंबर को। दिस डे मार्क्स द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस इन इंडिया। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति को दर्शाता है। तो अगर हम यहाँ पर प्रेस अर्थात मीडिया के बारे में बात करें तो मीडिया को डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का चौथा पिलर बोला जाता है, और साथ ही जो जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें मिरर्स ऑफ सोसाइटी बोला जाता है, जो कि एडवर्स कंडीशंस में भी सोसाइटी का जो सच है उसे सामने लेकर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये चर्चा करें कि जो नेशनल प्रेस डे है उसे 16 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, तो पहली प्रेस कमीशन बनी थी 1956 में। ये कमीशन बनी थी भारत में पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसकी नैतिकता की रक्षा करने के लिए। This committee was envisioned as a committee to promote the ethics of journalism and फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। ये जो कमीशन बनी थी इस कमीशन के कारण इसके बनने के 10 साल बाद में प्रेस काउंसिल जो है वो सामने आई। दिस कमीशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेस काउंसिल नियरली 10 ईयर लेटर। 1966 में प्रेस काउंसिल बनी थी। प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 को भारत में, लेकिन इनने अपना कार्य करना चालू किया था 16 नवंबर 1966 को। इसलिए 16 नवंबर को हर साल नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। अगर हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बात करें तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि एक्सरसाइज करती है अथॉरिटीज इवन
ओवर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इन इट्स ड्यूटी टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस। अर्थात ये प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों में राज्य के उपकरणों पर जो उनका अधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए एक स्वायत्त निकाय है। तो हमने यहाँ पर बात करी नेशनल प्रेस डे की, लेकिन आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो अलग है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अर्थात विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम स्टैटिक फैक्ट्स, और आज हम फैक्ट्स में डिस्कस करेंगे डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्व के रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको एक रेगिस्तान का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट की। सहारा डेजर्ट अर्थात सहारा रेगिस्तान है वो कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? तो वो है अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया। इसके बाद में हम बात करेंगे एटाकामा की। एटाकामा रेगिस्तान जो है वो फैला हुआ है चिली, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना में। इसके बाद में हम बात करते हैं कालाहारी डेजर्ट की। कालाहारी रेगिस्तान की ये फैला हुआ है बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में। इसके बाद में हम बात करेंगे अरेबियन डेजर्ट की। तो अरब रेगिस्तान जो है वो फैला हुआ है जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन में। गोबी डेजर्ट के बारे में चर्चा करें तो गोबी डेजर्ट है मंगोलिया और चीन में। इसके बाद में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट अर्थात ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागोनियन डेजर्ट है अर्जेंटीना और चिली में। इसके अलावा थार रेगिस्तान है भारत और पाकिस्तान में। थार रेगिस्तान के बारे में हमें लगता है कि ये भारत में ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। इसके बाद में टकलामकान डेजर्ट है चीन में। सीरियन डेजर्ट है साउथ अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया और इराक में। इसके बाद में चुआउआन रेगिस्तान है मैक्सिको और यूएस में। ग्रेट बेसिन डेजर्ट है यूएसए में। मोजावे डेजर्ट भी यूएसए में है और माराकुम डेजर्ट है तुर्कमेनिस्तान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तानों के नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं और ये ध्यान रखना है कि ये किन किन देशों में फैले हुए हैं। यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस क्विज में आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और ये जो क्विज के क्वेश्चंस हैं ये आज ही के करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, तो आपको इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। किस शहर में भारत का पहला चंद्रन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? मैसूर, चेन्नई, बैंगलोर या नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौमित्रा चटर्जी वॉज अवॉर्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीजन डे ऑनर। ही इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। सुमित्रा चटर्जी जो है वो किस उद्योग से संबंधित है? फिल्म उद्योग, राजनीति, शैक्षणिक या खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द यंगेस्ट लॉरिएट हु रिसीव द नोबेल पीस प्राइज इन 2014। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा विजेता का नाम बताइए। मलाला यूसुफजई, आर्थुर अशकिन, जेम्स पी एलिसन, योशिनोरी ओसुमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीथम लेक विच हैज रिसेंटली बीन एडेड to the रामसर साइट लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कीथम झील जिसे हाल ही में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया है वो किस शहर में स्थित है? रांची, भोपाल, आगरा या पटना। अगला क्वेश्चन है तुर्की ग्रैंड पिक्स 2020 के विजेता का नाम बताइए। चार्ल्स लेक्लेर, मैक्स वेस्टप्लेन, सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कंट्रीज हैव साइंड द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप डील टू किक ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्लॉक 15, 12, 17 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रामसर कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। रामसर कन्वेंशन किस वर्ष में लागू हुआ? 1991, 1988, 1975 या 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द विनर ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के विजेता का नाम बताइए। सदत रहमान, इवाना ऑर्टेगा, डिवीना मलोम या सिएना
कैस्टेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज गोबी डेजर्ट लोकेटेड? गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया या सऊदी अरब? तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। अब हम रिवीजन करते हैं कि आज हमने कौन कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि लोनार झील को, जो कि महाराष्ट्र की है, और यूपी की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसके बाद में हमने देखा कि इंडिया का जो पहला सैंडलवुड म्यूजियम है वो मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स में हमने 17th एशियान इंडिया समिट की बात करी, जिसमें हमने देखा कि भारत के द्वारा कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड के लिए $1 मिलियन अनाउंस किए गए हैं। इसके बाद में हमने मेगा ट्रेड ब्लॉक RCEP के बारे में चर्चा करी, जिसमें 15 देश जो हैं वो सामने आए हैं और भारत इसका हिस्सा नहीं बना है। इसके अलावा हमने बात करी सौमित्रा चटर्जी के बारे में, जिनका निधन हो गया है। इसके साथ ही हमने सोशल सिक्योरिटी के संबंध में एक कोड रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करी। इसके अलावा हमने इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 के बारे में चर्चा करी, जो मिला है सदत रहमान को। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट डेज में हमने बात करी नेशनल प्रेस डे की, जो मनाया जाता है 16 नवंबर को। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।